नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं पूर्वोत्तर की और पूर्वोत्तर में मिज़ोरम की। अब देखिए, हम सब जानते ही हैं कि एक बड़ा विवाद मणिपुर में चल रहा है, लेकिन मिज़ोरम में भी एक बड़ा केस सामने आया। कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली की बात है, महिलाओं के अधिकार की बात है और सवाल उसमें ये है कि अब महिलाओं को उत्तराधिकार नहीं होगा। ये वैसे ही है जैसे जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 35 कैपिटल ए पास करके रखा था और जम्मू कश्मीर ने आर्टिकल 35 कैपिटल ए में ये तय किया था। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ये एक रेजोल्यूशन पास किया था या फिर मैं कहूँ एक कानून बनाया था। उस कानून में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर से बाहर अगर कोई महिला विवाह करती है तो फिर वो जम्मू कश्मीर में अपने पिता का इनहेरेंट राइट नहीं पाएगी। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल 35 कैपिटल ए में विवादित चीज़ें जम्मू कश्मीर सरकार ने छोड़ी थी। आर्टिकल 35 कैपिटल ए के पीछे ये बताया गया कि आर्टिकल 370 में ये पावर दे रखी थी और आर्टिकल 370 कुछ जमहूरियत की बात करता था, कुछ कश्मीरियत की बात करता था। ऐसा कुछ करता नहीं था, लेकिन लोगों का इंटरप्रिटेशन था। आर्टिकल 35 कैपिटल ए जब हमने ढूंढा था तो पता लगा कि 370 नहीं, मेन कल्प्रिट तो आर्टिकल 35 कैपिटल ए है, जो नेहरू जी की सरकार ने उस समय बनाकर दे दिया था। ना तो पार्लियामेंट गया था, ना ही कैबिनेट से अप्रूवल हुआ था, लेकिन नेहरू जी ने लिखा और राष्ट्रपति ने उसको प्रनाउंस कर दिया। पहले राष्ट्रपति ने एक चिट्ठी भी लिखी थी और उस चिट्ठी में कहा था कि क्या मुझे ये पावर है कि नया आर्टिकल इन्वोक कर दूं। नेहरू जी ने कहा, हम ऑफिशियल चिट्ठी में उन्होंने भी कहा कि हम बाद में बात करेंगे, और बाद में क्या बात हुई पता नहीं, लेकिन वो आर्टिकल बन गया। लोगों ने नेहरू जी से पूछा कि भाई, पत्रकारों का कहना है कि उन्होंने पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी उस समय नेहरू कैबिनेट के मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने भी पूछा। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो आप, ये जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हो, उसको क्यों अलग थलग करके रखा है। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने यह जवाब दिया, उन्होंने कहा देखिए भाई, ऐसा है कि लोग वहाँ मांग रहे हैं, जमहूरियत है, भारत में डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ बाय पीपल है, इसलिए लोग वहाँ के ये मांग रहे हैं, हमने दे दिया। और जो उनकी डिमांड थी, क्योंकि लोगों को ही आफ्टर ऑल रूल करना है, उन्होंने मांगा, मैंने दे दिया। मैं उनका राजा होने के नाते या मैं उनका बादशाह होने के नाते उनकी डिमांडों को पूरा करना हमारा काम है। जनता जैसा मांगती है, जमहूरियत में यही तो होता है। एक विवाद ये भी आया था कि अक्साई चिन्ह का पोर्शन क्यों छोड़ रहे हो। तब मुझे याद है कि महावीर त्यागी जी ने सवाल किया था। तब उन्होंने, नेहरू जी ने कहा, वहाँ घास का एक तिनका नहीं उगता, क्यों परेशान हो। तो उन्होंने कहा, घास का तिनका तो मेरे बालों पर भी नहीं उगता, मेरे सर पर एक बाल नहीं उगता, और जो लोग यहाँ बैठे हैं उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बाल नहीं उगते, तो क्या वो काट देने चाहिए। नेहरू जी के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन आर्टिकल 370 का सिलसिला नहीं रुका। उस समय कांग्रेस की सरकार ने तमाम राज्यों के लिए इस तरह के आर्टिकल बनाकर रखे थे। उसमें आर्टिकल 371 कैपिटल ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे चलता है। ऐसा ही एक आर्टिकल मिजोरम को बनाकर रखा। मिजोरम के इस आर्टिकल 371 जी की वजह से, इस आर्टिकल की वजह से ये सारा बवाल खड़ा होता है। और आर्टिकल 35 कैपिटल ए की तरह ही ये भी काम करना शुरू करता है और मिजोरम की महिलाओं को अगर वो मिजो से बाहर विवाह करती हैं तो उनको इनहेरेंट राइट से रोक देता है। अब इनहेरेंट राइट से रोक देगा। महिलाएं आजकल, मतलब वो मिजोरम वैसा मिजोरम नहीं रहा। आज तो मिजोरम का मतलब हमारे देश में इस समय की सिचुएशन ये है कि किसी भी स्थिति से मतलब है कि हमारे देश में कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन जब देश विकास कर रहा है तो ट्राइबल एरिया से लोग शहरों में आ रहे हैं। शहरों से मतलब है दिल्ली में आ रहे हैं, मुंबई में जा रहे हैं, महानगरों में जा रहे हैं, और फिर वहाँ उनको ये पता लगता है कि आखिर उनके फंडामेंटल राइट क्या है। जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनको लगता है कि वो सिक्योर होते हैं इन आर्टिकल से, और जो लोग बाहर चले जाते हैं उनको लगता है कि भाई ये सारी दुनिया क्या है। ऐसी परिस्थिति में जब लोग बाहर जा रहे हैं, विवाह बाहर हो रहे हैं, तो फिर उनको इनहेरेंट राइट से रोकना ये एक बड़ी बात है। ये केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आया है और सुप्रीम कोर्ट में मिजोरम की महिला ने, मिजो महिला ने, जिसने मिजो से बाहर विवाह किया है, उसने क्लेम किया है
उसने कहा है कि साहब ये हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, हम इसी कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं। और ये मिजोरम सरकार ने जो 2026 में अमेंडमेंट बनाकर रखा, जिसको कहा गया मिजो मैरिज एंड इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी अमेंडमेंट एक्ट 2026, इस अमेंडमेंट की वजह से मेरे जो इनहेरेंट राइट हैं, मेरे जो उत्तराधिकार के मेरे माँ बाप की प्रॉपर्टी के हैं, वो राइट मेरे रुकते हैं। अब आप देखिए कि कोई मिजोरम में कोई नया मतलब ये 370 के बाद ये आर्टिकल 1986 में जोड़ा गया। आप सोच कर देखिए कि जब आर्टिकल 370 की वजह से देश में समस्या चल रही थी, फिर भी उस समय की इंदिरा गांधी सरकार, राजीव गांधी सरकार, सब ये इस तरह के आर्टिकल जोड़ जोड़ कर देश का विखंडन कर रहे थे। राहुल गांधी की बात से अगर इनकी बातों को मिलाकर देखेंगे तो ये पता लगता है कि भाई राहुल गांधी कहते हैं राज्यों से मिलकर देश बना हुआ है। हमारा कोई देश एक नेशन नहीं है, हमारा देश राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों का समूह है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़कर देख ली, ये बात कोई वो पहली बार नहीं कर रहे। राज्यों का समूह है मतलब ये तो इंदिरा गांधी उस समय आर्टिकल बना रही थी, नेहरू जी आर्टिकल बना गए, और राजीव गांधी ने आर्टिकल इस तरह के बना बना के तमाम राज्यों को दिए विशेष राज्य का दर्जा देकर। बाद में वो आर्टिकल ही वहाँ की समस्या बनकर रह गए। और देखिए मिजोरम का इतिहास जानेंगे तो पता लगेगा कि इस आर्टिकल की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर क्यों ऐसा किया गया। मिजोरम जो है वो बाद में इसका नाम पड़ा, ये लुशाई हिल के नाम से जाना जाता था। और ये जो कामरूप की सरकार थी, आप याद करिए ट्राई पार्टी वार। ट्राई पार्टी वार का मतलब था कि हमारे देश में लगभग 300 वर्षों तक, 6वीं सदी से लेकर और 9वीं सदी तक भारत 3 हिस्सों में बटा हुआ था। एक को उत्तर भारत कहते थे, जिसकी राजधानी फर्रुखाबाद या आज का कन्नौज जिसकी राजधानी हुआ करती थी। दूसरा पूर्व का क्षेत्र जिसको कामरूप कहा जाता था, उसकी राजधानी अहोम होती थी। अहोम शासन वहाँ हुआ करता था। कभी अहोम मतलब असम का नाम अहोम से पुकारा जाता था, तो अहोम रूलर वहाँ पर पैदा हुए। और तीसरा हिस्सा दक्षिण भारत का होता था, जिसकी राजधानी आज का आंध्र प्रदेश मतलब आंध्र सातवाहन वंश कहा जाता था, आज के आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हुआ करती थी। ऐसे ये 300 वर्षों तक 3 भारत चले। और ये जो कामरूप का क्षेत्र है ये पूरा बंगाल लेकर जाता था, और बंगाल से लेकर आज का म्यांमार ये पूरा क्षेत्र होता था। उसके अंदर एक लुशाई हिल नाम की एक हिल थी, ये हिल स्टेशन था। और ये हिल स्टेशन मतलब इसको कहना चाहिए एनिमिज्म जो प्रैक्टिस करते हैं उन लोगों का था। एनिमिज्म प्रैक्टिस करने वाले, भारत की एनिमिज्म ही प्रैक्टिस है। हम मानते हैं हर एक प्राणी में प्राण है और हर एक के पास अपनी आत्मा है। कुछ वो सर्वेश्वरवादी भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं, एक ही परमात्मा है, उस परमात्मा की ही आत्मा सब में है। और दूसरे लोग होते हैं कि हर प्राणी के पास अपनी एक आत्मा है, उसका एक ऑरा है, उसका अपना एक प्रारब्ध है, वो अपना प्रारब्ध काटने आया। पशु पक्षी हम सब में बराबर का हिस्सा है, हम सब बराबर हैं। ये प्रैक्टिस मिजोरम की थी, यानी कि हिंदुइज्म की जो बेसिक प्रैक्टिस है। क्योंकि हिंदू कोई रिलीजन नहीं है, हिंदू एक व्यापक शब्द है। और हिंदू व्यापक शब्द ये है कि भाई ये जो भूमि है, इस भूमि पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, वे ऑफ लाइफ है, वो हिंदू है। तो वे ऑफ लाइफ मिजोरम की है, इसलिए उनको हिंदू कहा जा सकता है। लेकिन अंग्रेज वहाँ पर आए तो अंग्रेज़ों ने उस हिस्से पर कब्जा किया। हालांकि मुगल कब्जा कभी नहीं कर पाए, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस पर कब्जा किया। अंग्रेज़ों के कब्जे के बाद अंग्रेज़ों ने लुशाई हिल को एक टाइम पर सीधा गवर्नर प्रोविंस बना दिया। गवर्नर प्रोविंस आज का यूनियन टेरिटरी की तरह चलता था उस समय। गवर्नर प्रोविंस बना दिया लुशाई हिल को। और वहाँ 20वीं सदी शुरू हुई तो मिशनरी भेज दी। मिशनरियों ने उनको ईसाई बनाना शुरू किया पहले, और 50 वर्ष में 90% लोगों को ईसाई बना दिया। मतलब 1901 से लेकर 1950 जिस समय वहाँ से ये लोग गए हैं, मतलब ईसाई यहाँ से गए हैं भारत से आज़ादी के समय पर, वर्ल्ड वॉर के बाद, उस समय तक वहाँ 90% ईसाई हो चुका था। ये डेमोग्राफी वो चेंज कर चुके थे। लेकिन उनकी जो ट्राइबल प्रैक्टिस है वो मिज़ो प्रैक्टिस है, वो मिज़ो प्रैक्टिस करते थे। बाद में जब सक्सेशन हुआ तो सक्सेशन में वो लुशाई हिल भी हमारे पास आया।
केंद्र ने क्या किया कि उसमें रीऑर्गेनाइजेशन जब किया तो उसको असम का हिस्सा बनाया। हालांकि 1960 के दशक में एक बड़ा खेल वहाँ हुआ। ये जो चूहा है ना, वहाँ बांस की खेती होती है तो चूहे निकलते हैं, चूहे उस क्षेत्र में रहते हैं। अब बांस की जब खेती शुरू होती है तो चूहे निकलकर घरों में जाते हैं, घरों में जाते हैं तो अनाज का नुकसान करते हैं, खाने पीने का नुकसान करते हैं। ये 50-60 साल में वहाँ के एक बार ऐसा होता है, ये साइकिल का मामला है। 1960 के दशक में ये शुरू हुआ, 60 में लगभग या 58 में 54 में, और केंद्र सरकार और असम सरकार ने, उस समय दोनों ही कांग्रेस की सरकारें थी, इस समस्या को एड्रेस नहीं किया। जब इसको एड्रेस नहीं किया तो वहाँ के लोगों को समस्या हो गई तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। यानी कि उन्होंने एक असम गण परिषद या उन्होंने मिज़ो गण परिषद या मिज़ो नेशनलिस्ट कुछ ऐसे करके बनाया, संगठन बनाया, और वो इस रेड के लिए या जो बांस की खेती थी उस समय का जो एक बार समस्या होती थी उसके लिए बनाया। और उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये हमको एड्रेस नहीं करते, ये हमको ध्यान नहीं देते, हम भूखों मर रहे हैं। और ये उन्होंने बाद में जब रिवोल्ट बड़ा हो गया, यानी कि जब बड़ा आंदोलन हो गया और उन्होंने घोषणा कर दी कि नहीं अब हम भारत के साथ रहना ही नहीं चाहते, हम मिज़ो हैं, हमारी संस्कृति अलग है। संस्कृति कितने दिन में अलग हो गई? केवल 50 वर्षों में। 1901 से लेकर और 1950 में जब वो ईसाई हो गए तो ईसाई, उन्होंने कहा हम ईसाई हैं साहब, हम भारत कैसे हो सकते हैं और हम तो अलग हैं। ये 50 वर्षों में 2 पीढ़ियां बहुत मान लो, इन 2 पीढ़ियों में ही संप्रदाय परिवर्तन से राष्ट्र पर निष्ठा परिवर्तन मिजोरम का हो गया। और निष्ठा परिवर्तन इसीलिए कहते हैं कि संप्रदाय परिवर्तन से निष्ठा परिवर्तन होता है। आप कह नहीं सकते कि संप्रदाय परिवर्तन हो गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। संप्रदाय परिवर्तन से लोगों की निष्ठा बदल जाती है। अब उनको अपने आप को यूरोपियन वो कहने लगे। हालांकि मिजो उनकी ट्राइबल पहचान है। ट्राइबल पहचान होने के नाते जब वहाँ रिवोल्ट हुआ तो भारत सरकार ने बात करनी शुरू करी। भारत सरकार ने बात करनी शुरू करी 1985-86 में, राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी। उन्होंने एक अकॉर्ड कर लिया जिसको मिज़ो अकॉर्ड कहा गया। पहले 1972 में उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, मतलब जब रिवोल्ट हो गया तो यूनियन टेरिटरी बना ली, बोले असम से बाहर करके यूनियन टेरिटरी बना लेते हैं। यूनियन टेरिटरी के बाद भी वहाँ ऊधम होता रहा तो ये उसको कंट्रोल, और उस समय आबादी कितनी थी? 4 से 5 लाख। पूरे मिजोरम की आबादी 4 से 5 लाख उस समय होती थी, आज की तारीख में 12-13 लाख है। 4 से 5 लाख लोग, और उनमें भी थोड़े ही ग्रुप कर रहे होंगे। भारत सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, भारत सरकार उसको सही नहीं कह रहा। भारत सरकार ने वहाँ एयर स्ट्राइक कर दी। आप सोचो कि मोदी जी की सरकार आज की तारीख में एयर स्ट्राइक करती है पाकिस्तान में, और ये जनाब उस समय की सरकार, कांग्रेस की केंद्र की सरकार, ये एयर स्ट्राइक इसने कर दिया मिजोरम में। वहाँ जाकर बात करते, वहाँ फोर्सेस लगाते, वहाँ सोल्यूशन निकालते, उसकी बजाय इन्होंने एयर स्ट्राइक कर दिया। जब एयर स्ट्राइक कर दिया, लोग मर गए, तो फिर और बड़ा आंदोलन हो गया। और आंदोलन एक समय पर इतना बड़ा हो गया कि कंट्रोल करना इनके लिए मुश्किल हो गया। तो कंट्रोल करने की टैक्टिक होती है। आप देखो माओवादियों का तो चक्कर है ना, माओवादी खत्म कर दिए केंद्र सरकार ने। आज अमित शाह जी ने घोषणा कर दी कि माओ रहित भारत हो गया है। वहाँ तो बहुत बड़ी समस्याएं थी, बहुत बड़े बड़े छत्तीसगढ़ और झारखंड बड़े बड़े क्षेत्रों में ये सब चल रहा था, आंध्रा और उधर। लेकिन सरकार का इंटेंशन हो, सरकार को चलाने का अनुभव हो, और सरकार को वाकई में इंटीग्रेशन उसका उद्देश्य हो, देश को एक करना उसका उद्देश्य हो, तो वो कर सकती है। नहीं तो नहीं किया जा सकता। नहीं तो क्या है, उन्होंने मांगा आर्टिकल दे दिया, क्या है अपने को करना। अब वहाँ जब इनका मिज़ो अकॉर्ड हो गया 1985-86 में, मिज़ो अकॉर्ड के अनुसार मिज़ो संस्कृति, मिज़ो राइट, मिज़ो कस्टम, और वो जो क्षेत्र है उन्होंने इनर लाइन परमिट, क्योंकि पहले भी इनर लाइन परमिट हुआ करता था, इनर लाइन परमिट, आउटसाइडर अंदर नहीं आएगा, मिज़ो को आप ये नहीं करेंगे, और मतलब बहुत सारी चीज़ें प्रोटेक्शन की कर दी। उन्होंने डिमांड की, इन्होंने एक नया आर्टिकल बना दिया। आप सोचिए कि उन्होंने डिमांड की और इन्होंने आर्टिकल बनाकर उनको दे दिया। अब आर्टिकल बनाकर, यानी कि कोई ऐसी सामान्य बात नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दिया 1986 में। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन का मतलब 371G, द आर्टिकल 371G, ये वैसे ही है जैसा आर्टिकल 370 जम्मू और कश्मीर के लिए दिया था। इन्होंने दे दिया साहब आर्टिकल 371G और कहा कि तुम्हारा हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन करते हैं, भाई ऊधम मत बचाओ, शांति से रहो।
मिजोरम ने क्या करना शुरू किया, आर्टिकल 371G की आड़ में उन्होंने मिजो संस्कृति या मिजो शेड्यूल्ड को, हालांकि छठी अनुसूची में उनको राइट था, उनका प्रोटेक्शन था, इनर लाइन परमिट जारी था, लेकिन फिर भी राजीव गांधी सरकार ने दे दिया, कोई बात नहीं, मौज करो। अब जब सरकार ने दे दिया आर्टिकल 371G, तो वहाँ जो मुख्यमंत्री बना या वहाँ जो सरकार बनी, उसने कहा भाई हम तो अलग हैं, हम तो भारत नहीं हैं, हमारे पास एक नया आर्टिकल है। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग कहते थे मेरे पास 370 है, वैसे ही उन्होंने कहा मेरे पास 371G है। अब जब उन्होंने 371G कहना शुरू कर दिया, तो अभी आप इस समय करंट मुख्यमंत्री का मालूम होगा आपने, उसने उधर के बॉर्डर, थाईलैंड के बॉर्डर खोल दिए, क्योंकि वहाँ स्ट्राइक चल रही है, वो चल रहा है बौद्ध बनाम ईसाई, और बौद्ध बनाम ईसाई चल रहा है, तो ईसाई कहाँ भाग कर जाएं, बौद्ध वहाँ जो शासन है वो शासन भी बैठ गया, मिलिट्री शासन, तो मिलिट्री शासन बैठ गया, तो बौद्ध संस्कृति को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बौद्ध जो सबसे संसार में शांतिप्रिय समुदाय है, उसको भी हमले करने पड़े, उसको भी अपने आप को बचाने के लिए हिंसा का साथ लेना पड़ा, जो अहिंसा के लिए ही बना है। तो वो बॉर्डर खोल दिया, भारत सरकार ने कहा हम बॉर्डर बंद करते हैं, मिजो बॉर्डर नहीं खुलेगा, गेट खोल दिया उधर का, मिजो बॉर्डर नहीं खुलेगा। तब उन्होंने कहा नहीं हमारी संस्कृति, लेकिन मेरे पास 371G, वो तो अमित शाह जी उस समय गृह मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई भारत कोई धर्मशाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि किसी के लिए भी खोल दिया जाए, और भारत जो है वो शरणार्थियों के लिए तो नहीं है, हम शरणार्थियों के लिए वो नहीं, हमने कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, और ना ही हमारे संविधान में इस तरह की व्यवस्था है, और ना ही हम इंटरनेशनल कन्वेंशन के पार्ट हैं उसके एसाइलम के, कि हम एसाइलम देंगे, हम नहीं देते। हमारी सरकार तय करती है, रेजोल्यूशन हर बार पास करती है, और चाहे तो देती है, नहीं चाहे तो नहीं देती है। असम सरकार कह रही थी कि नहीं ये हमें राइट है, अमित शाह जी ने गेट बंद करवा दिए, फोर्सेस लगा दी। असम गवर्नमेंट को 371G जो दिया, मतलब असम कह रहे सॉरी, मिजोरम को जो 371 दिया, वो क्या करते हैं, वो असम कि बॉर्डर पुलिस जो रहती है उसको भी हमले करते हैं। कई उन्होंने सैनिक मार दिए, कई पुलिस वाले मार दिए, और कहा ये क्षेत्र मेरा है। क्यों मेरा है? हम अलग देश हैं साहब, क्योंकि मेरे पास आर्टिकल 371G है, इसलिए हम अलग हैं। ये मिजोरम में चल रहा है। अब मिजोरम सरकार ने 2026 में ये कानून चेंज कर दिया। कानून चेंज करके कहा कि जो मिजो से बाहर जाएंगे, देखो मिजो 1901 तक सब हिंदू हैं, 1950 में वो 90% ईसाई हो गए। आज की तारीख में 86% ईसाई, 87% ईसाई है, क्योंकि अभी क्या है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, हिंदी पर जोर दे रहे हैं, वनवासी कल्याण आश्रम खोले हुए हैं, वहाँ से लोगों को लाकर पढ़ाते हैं, देश भर के कोनों कोनों में रखते हैं, और बताते हैं कि तुम्हारी जो पुरानी संस्कृति है वो हिंदू संस्कृति है, तुम ईसाई 1901 के बाद बने हो। 1901 में जो डेमोग्राफी है उसकी जनगणना की बात करते हैं तो 1.4 या 1.2% ईसाई है, और उसके बाद वो चेंज होने शुरू हो गए थे। तो उनको बताया जाता भाई तुम एनिमिज्म में है। एनोमिज्म का मतलब होता है कि तुम प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हो, तुम परमात्मा की पूजा करने वाले लोग हो, सबको समानता से रखने वाले लोग हो, तुम कोई विशेष प्राणी अपने आप को न कहने वाले। ये ईसाई मुसलमान कहते हैं हम ईसाई वो हैं, ये मोनोनिज्म को फॉलो करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते। तो वहाँ धीरे धीरे करके परिवर्तन होना शुरू हो गया है। अब वहाँ हिंदू आबादी या मैं कहूँ नॉन ईसाई आबादी लगभग 13-14% हो गई है, और वहाँ परिवर्तन चल रहा है। और उसी परिवर्तन का परिणाम है कि आर्टिकल 371G सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। महिला ने कहा कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं, ये जो मिजोरम सरकार है इसको कब अधिकार मिल गया कि वो मेरे फंडामेंटल राइट, जो मेरा इनहेरिटेंस का राइट है, मेरे पिता ने जो मुझे दिया, उसको रोक दे। असम वहाँ मिजोरम सरकार का कहना है कि आर्टिकल 371G उनके पास है, इसलिए वो विशेष दर्जा रखते हैं, उनके पास स्पेशल पावर है, और स्पेशल पावर की वजह से वो किसी को भी कौन मिजोरम में रहेगा, कौन नहीं रहेगा, किसको राइट होंगे, किसको नहीं होंगे, ये सिमिलरली जैसे जम्मू कश्मीर की सरकार 35 कैपिटल लेकर के कर रही थी वैसा ही कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की आवश्यकता पड़ेगी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको
डिसाइड करेगी कि आर्टिकल 371 जी की एक्सटेंट क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है, और फिर जो मिजोरम की सरकार ने इनहेरिटेंस के कानून में 2026 में संशोधन कर दिया और महिलाओं को बाहर कर दिया कि मिजो से बाहर महिला शादी करेगी तो उसके राइट नहीं होंगे, वो इनहेरेंट नहीं लेगी, लेकिन पुरुष अगर मिजो शादी किसी नॉन मिजो से करेगा तो फिर उसको इनहेरिटेंस के पूरे राइट होंगे। ये डिस्क्रिमिनेशन है, वीमेन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये सब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है। मुझे लगता है बड़ी बेंच 5 जजेस की बेंच बिठाकर इसको आगे बढ़ेगा। अभी तो नोटिस जारी हुआ, आगे क्या होगा हम लोग निश्चित तौर से अपडेट करेंगे, लेकिन मिजोरम को पूरा मैंने बताने की कोशिश की है और ये आर्टिकल 371 जी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है और इसको कंपेयर करने की कोशिश करी आर्टिकल 370 से और आर्टिकल 35 कैपिटल ए से। मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने वाले, देश की राजनीति करने वाले या कंपटीशन देने वाले या इंटरव्यू में यूपीएससी या पीएससी के जो इंटरव्यू देने वाले लोग हैं उनके लिए ये अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने मिजोरम के मामले में एक्सप्लेन किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।